नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा है। छोटी छोटी आदतों के ज़रिए खुद को बेहतर बनाना। सुनने में बहुत आम सा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो मनोविज्ञान है, वो सच में हैरान करने वाला है। हमारी आज की बातचीत का आधार है टाइनन की किताब सुपर ह्यूमन बाय हैबिट का सारांश। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी आदतें अच्छी हैं, बल्कि ये समझना है कि आदतें मतलब बनती कैसे हैं। हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर इस पूरे खेल में हीरो है या विलन, और हम उस एक सही आदत को कैसे चुनें जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सके। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस शब्द से जिसे हम सब जानते हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं, आदत। हम सब सोचते हैं कि आदत मतलब कोई काम जो हम रोज करते हैं, लेकिन किताब का असली फोकस इस बात पर है कि आदत वो काम है जो बिना प्रयास के होता है। उसकी असली ताकत इसी ऑटोमेशन में है। बिल्कुल। और यहीं से इच्छा शक्ति का मतलब विल पावर का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। क्या है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करो उतनी मजबूत होती है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। पर यहाँ एक बिल्कुल अलग और ज्यादा व्यवहारिक विचार सामने आता है। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। बैटरी? हाँ, एक लिमिटेड रिचार्जेबल बैटरी जो हर सुबह हमें मिलती है। मतलब जैसे मेरे फोन की बैटरी। हाँ, जो दिन भर के छोटे बड़े कामों में खर्च होती रहती है। ये सोच तो काफी डरावनी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम हर छोटे मोटे फैसले पर अपनी दिमागी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। क्या पहने, क्या खाएं, कौन सा ईमेल पहले भेजें। दिन खत्म होने तक तो बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती होगी। ठीक यही होता है। और जब तक बैटरी खत्म होती है तब तक दिन के सबसे जरूरी कामों के लिए, जैसे कोई नई स्किल सीखना या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। यहीं पर आदतें तस्वीर में आती हैं। आदत बनाना अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करना नहीं, बल्कि उसका निवेश करना है। जी। जब आप एक अच्छी आदत बना लेते हैं तो वो काम इच्छा शक्ति की बैटरी से चलना बंद हो जाता है। वो मेन पावर पर यानी ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। वाह, यह एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। मतलब एक अच्छी आदत बनाना अपने दिमागी बजट से एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करने जैसा है। मुझे हर रोज खुद को सुबह उठकर दौड़ने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा, वो बस हो जाएगा। हाँ। और मेरी इच्छा शक्ति की बैटरी उन कामों के लिए बची रहेगी जहां दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत है। और यही व्यक्तिगत विकास का रहस्य है। जब एक आदत जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना ऑटोमेटिक हो जाती है तो आपकी इच्छा शक्ति आजाद हो जाती है एक और नई आदत बनाने के लिए, जैसे रोज कोई नई भाषा सीखना। ये एक के ऊपर एक ईंट की तरह आदतों को जोड़ने की प्रक्रिया है। बिना इसके हम हमेशा एक ही लेवल पर अपनी इच्छा शक्ति से लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इच्छा शक्ति को बचाकर आदतों में निवेश करना है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरी असली समस्या यहीं से शुरू होती है। मैं निवेश तो कर देता हूँ, पर 2-4 दिन बाद मेरा इन्वेस्टमेंट डूब जाता है, गाड़ी पटरी से उतर जाती है। मुझे लगता है कि निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही सबसे मुश्किल काम है। और आप अकेले नहीं हैं। किताब के मुताबिक यही सबसे बड़ा फिल्टर है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। और इसके पीछे के आंकड़े तो सच कहूं तो काफी डरावने हैं। अच्छा? हाँ, किताब बताती है कि आदत बनाने की प्रक्रिया में अगर आप सिर्फ 1 दिन चूक जाते हैं तो लंबी अवधि में आपकी सफलता की संभावना 5% कम हो जाती है। सिर्फ 5%? ये तो ठीक है, इतना तो चलता है। रुकिए, पूरी बात सुनिए। 1 दिन चूकने पर 5%, लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन चूक जाते हैं तो सफलता की संभावना सीधे 40% तक गिर जाती है। 40%? सिर्फ 2 दिन चूकने पर? ये तो बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग इतनी जल्दी हार मान लेता है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आप एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर धकेल रहे हैं। पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। हर दिन धकेलने से गति यानी मोमेंटम बनता है। 1 दिन चूकने पर पत्थर थोड़ा पीछे खिसकता है, जिसे आप अगले दिन वापस चढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 दिन चूकने पर वो लगभग तली में वापस आ जाता है। वो 40% का आंकड़ा मनोवैज्ञानिक भी है। 2 दिन की चूक हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि ये उतना जरूरी नहीं है, और उस आदत को फिर से शुरू करना 0 से शुरू करने जैसा लगता है। मतलब वो जो एक दिमागी रास्ता बन रहा होता है वो कमजोर पड़ जाता है। वो न्यूरल पाथवे, हाँ,
ये बात तो समझ आती है, लेकिन लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती ना। मान लीजिए कोई छुट्टियों पर है और जिम नहीं जा सकता, या कोई बीमार पड़ गया। ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या तब भी ये 40% वाला नियम लागू होता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। ऐसी स्थिति में नियम है, आदत को पूरी तरह छोड़ने से बेहतर है कि उसे किसी भी तरह, भले ही खराब तरीके से पूरा किया जाए। एक मिनट, खराब तरीके से? लेकिन क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं है? अगर मेरा लक्ष्य 30 मिनट जिम जाना है और मैं सिर्फ 2 पुशअप्स करके खुद को तसल्ली दे दूं, तो क्या मैं असल में आदत बना रहा हूं? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे लक्ष्य मांसपेशियों का निर्माण नहीं, बल्कि न्यूरल पाथवे का निर्माण है। अच्छा। उस दिन आपका लक्ष्य शरीर बनाना नहीं, बल्कि दिमाग को सिर्फ ये सिग्नल देना है कि आज भी मैंने अपनी पहचान को बनाए रखा, मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज करता है। परफेक्शन का दबाव ही है जो हमें पूरी तरह से छोड़ देने पर मजबूर करता है। ऑल और नथिंग वाली सोच। हाँ, वही आदत की सबसे बड़ी दुश्मन है। खराब तरीके से करना उस दबाव को हटा देता है और उस चेन को टूटने से बचाता है। एक खराब वर्कआउट 0 वर्कआउट से हमेशा बेहतर है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब लक्ष्य प्रक्रिया को बनाए रखना है, परिणाम को नहीं। और शायद इसीलिए किताब में ये भी कहा गया है कि अगर कोई दिन छूट भी जाए तो खुद को कोसने के बजाय माफ करके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना चाहिए। बिल्कुल, हर उस दिन का जश्न मनाइए जब आप टिके रहें, भले ही आपने काम खराब तरीके से ही क्यों ना किया हो। ये डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है जो आपको अगले दिन फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। हम अक्सर बड़े लक्ष्य का इंतजार करते हैं, लेकिन आदतें छोटी छोटी सफलताओं को जोड़कर ही बनती हैं। ठीक है, मैं अब निरंतरता और खराब तरीके से करने की शक्ति को समझ गया हूं। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहां से करें? कौन सी आदत चुनें? इंटरनेट पर तो सुबह 5 बजे उठो से लेकर रोज 5 लीटर पानी पियो तक हजारों सलाहें हैं। और यहीं पर किताब का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है, पूरी ईमानदारी। आदत चुनने से पहले हमें खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होना होगा। किताब कहती है कि हमें सबसे पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। खुद से पूछना होगा, मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा टूटा हुआ है? क्या मैं अस्वस्थ हूँ? क्या मैं हमेशा लेट होता हूँ? क्या मैं आर्थिक रूप से असंगठित हूँ? ये सुनना थोड़ा मुश्किल है। अपनी कमियों को मानना किसी को अच्छा नहीं लगता। हम सब खुद को अपनी कहानी का हीरो समझना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिना सही डायग्नोसिस के सही इलाज नहीं हो सकता है ना। जहां हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, वहीं नई आदतों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से पूछें। उनसे पूछें, अगर तुम मुझ में कोई एक चीज बदल सकते तो वो क्या होती? उनका नजरिया हमें वो दिखा सकता है जो हम खुद नहीं देख पा रहे। ये तो बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो अपनी कमजोरी पहचान ली, अब क्या? अब आता है दूसरा फिल्टर, प्रेरणा, यानी आपका क्यों। शुरुआती उत्साह वो तो कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, तब सिर्फ गहरी प्रेरणा ही काम आती है। मैं एक उदाहरण देती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कोई रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत डालना चाहता है। उसका क्या है? 5 बजे उठना। लेकिन अगर उसका क्यों ये है कि मुझे सुबह का शांत समय अपने उस नॉवल को लिखने के लिए चाहिए जिसका सपना मैं 10 साल से देख रहा हूँ, तो उठ जाएगा। हाँ, तो वो अलार्म बजने पर बिस्तर से निकलेगा। लेकिन अगर क्यों सिर्फ ये है कि मैंने सुना है सफल लोग जल्दी उठते हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। आपका क्यों भावनात्मक और व्यक्तिगत होना चाहिए। और किताब में बुरी आदतों के बारे में भी एक दिलचस्प बात कही गई है, उन्हें सिर्फ छोड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें किसी अच्छी आदत से बदलो। जैसे अगर किसी को शाम को टीवी देखते हुए चिप्स खाने की आदत है, तो उसे सिर्फ छोड़ने की कोशिश करने के बजाय उस समय कोई फल या ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत से बदला जा सकता है। हाँ, क्योंकि दिमाग को खालीपन पसंद नहीं। जब आप एक आदत को हटाते हैं तो वहाँ एक खाली जगह बन जाती है। उसे किसी सकारात्मक चीज से भरना ज्यादा आसान और प्रभावी है। यह दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम के साथ काम करता है। और कभी-कभी सिर्फ हमारी प्रेरणा ही काफी नहीं होती। यहीं पर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का विचार आता है।
किसी दोस्त को अपनी आदत के बारे में बताकर उसे ये जिम्मेदारी देना कि वो आप पर नजर रखे एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमारी प्रगति देख रहा है तो हम ज्यादा अनुशासित रहते हैं। तो हमने क्यों और कैसे समझ लिया है। अब जरा उस बड़े कैनवस को देखते हैं जिस पर हम ये आदतें पेंट कर सकते हैं। किताब में 6 तरह की आदतों का जिक्र है जो हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को देखने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। हाँ, ये बहुत उपयोगी है। पहली है सकारात्मक आदतें जो हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी हैं। दूसरी है स्वास्थ्य संबंधी आदतें यानी खाना, सोना, व्यायाम। तीसरी है विस्तार की आदतें यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। चौथी है संगठनात्मक आदतें जैसे साफ सफाई और प्लानिंग। पांचवी है सामाजिक आदतें जैसे समय का पाबंद होना। और छठी है उत्पादकता की आदतें जैसे टाल मटोल बंद करना। यहाँ पर ये सिर्फ एक लिस्ट की तरह लगती हैं। क्या इनमें कोई गहरा कनेक्शन है? बिल्कुल, और यही इस वर्गीकरण की खूबसूरती है। दिलचस्प बात यह है कि ये 6 आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक इकोसिस्टम की तरह। कैसे? जैसे अगर कोई अपनी संगठनात्मक आदतें सुधार ले, जैसे अपना कमरा साफ रखना शुरू कर दे, तो उसकी उत्पादकता की आदतें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। एक साफ सुथरा माहौल दिमाग को फोकस करने में मदद करता है। सही बात है। अच्छी स्वास्थ्य संबंधी आदतें हमें विस्तार की आदतों के लिए दिमागी और शारीरिक ऊर्जा देती हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी आदत चुने, बल्कि ये भी है कि किस एक आदत से सबसे ज्यादा डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा। मतलब हमें उसे एक कीस्टोन हैबिट को ढूंढना है जो बाकी अच्छी आदतों के लिए दरवाजे खोल दे। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, और यही आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया का सार है। लक्ष्य है नई अच्छी आदतों पर मेहनत और इच्छा शक्ति का निवेश करके उन्हें पुरानी यानी स्वचालित आदतों में बदलना। जब एक आदत पुरानी और ऑटोमेटिक हो जाती है तो वो हमारे इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती। तो बैटरी की जगह खाली हो जाती है। बिल्कुल, ताकि हम एक और नई आदत पर काम कर सकें। ये आत्म सुधार की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक के बाद एक। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये है। पहली, इच्छा शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं बल्कि एक सीमित बैटरी है जिसे समझदारी से निवेश करना है। दूसरी, आदतों में सफलता के लिए परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी निरंतरता है। एक खराब कोशिश भी 0 कोशिश से हमेशा बेहतर है। और तीसरी, सही आदत चुनने के लिए खुद के साथ पूरी ईमानदारी और एक मजबूत क्यों होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने आज नई आदतों को सचेत रूप से बनाने की बात की ताकि वे पुरानी और स्वचालित बन जाएं। लेकिन इस पर विचार करने वाली बात यह है कि क्या हमारी कोई पुरानी स्वचालित आदत ऐसी भी है जो अब हमारे किसी काम की नहीं रही? हो सकता है वो कोई सोचने का तरीका हो, किसी स्थिति में हमारी पहली प्रतिक्रिया हो, या कोई छोटी सी हरकत जो हम बिना सोचे करते हैं। हम इस सचेत प्रक्रिया का उपयोग सिर्फ नई आदतें जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि उन पुरानी अदृश्य हो चुकी आदतों को पहचानने और उन्हें खत्म करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जो अब हमारे विकास में बाधा बन रही हैं। शायद खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का रास्ता सिर्फ कुछ नया बनाने में नहीं, बल्कि कुछ पुराना मिटाने में भी छिपा है।